हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दैन डुफिसिएट ने सोकिम-टू के पावरफुल रूप को देखा और बोला, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। सिर्फ मौत के मुंह से वापस ही नहीं आया बल्कि ऐसे हालत में भी ब्रेक थ्रू कर गया। मा कैंग डायू ने पास खड़े होकर सुना और कहा, लेकिन अभी के हालत बहुत डेंजरस द। अच्छा हुआ सोकिम तूने ब्रेक थ्रू कर लिया। लगता है आज हमें मरना नहीं पड़ेगा। वही हाफी वो गुस्से में बोला, बेशरम, हम पहले से ही डिसएडवांटेज में हैं और अब तुमने यूज ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर दी। कमाल है। आओ डुओंग वेन ने जब खुद पार्टॉन्ट सुना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और जवाब दिया, तुम्हें इतना बोलने की क्या जरूरत है। क्या तुम इस करंट सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो क्या। आओ डुओंग वेन हाफी वो पार गुस्से में था, लेकिन वो प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क के बारे में ज्यादा वरीड था। अपने हाथ में बंधी लाल चेन को देखते हुए उसने चिंता में सोचा, प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क की पावर तो आधी हो गई है। सोकिम तूने आखिर कौन सी ट्रिक यूज की जिसे वो प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क की पावर को एब्जॉर्ब कर पाया। तभी हाफी वू की आवाज अचानक गूंज उठी और उसने खोए हुए आओ डुओंग वेन को उसके ख्यालों से बाहर खींचा। हाफी वू ने सोकिम तू की तरफ देखा जहां वो खड़ा था और बोला, उसके जख्म पूरे ठीक हो चुके हैं। हमें टीम अप करना होगा। मेन यूज रोक कर रखूंगा और तुम मौके का फायदा उठाकर। उसके बोलने से पहले ही सोकिम तू ने यूज बीच में काट दिया, कोई प्लान की जरूरत नहीं, तुम सब एक साथ आ जाओ। उसके बाद सोकिम तू ने बिना कुछ कहे अपना अटैक लॉन्च किया। सोकिम तू का वो अटैक इतना तेज था कि हाफी वो बस इतना हाई सोच पाया, बहुत तेज है। और अगले ही पाल यूज अटैक लगा और वो बहुत दूर जा गिरा। अटैक से लगने के बाद हाफी वो के मुंह से खून निकलने लगा। उसने मन में सोचा, अपने रियल्म के किसी भी मार्शल आर्टिस्ट ने मुझे कभी जख्मी नहीं किया। आज मैं अपने से 3 रियल्म नीश के मार्शल आर्टिस्ट का एक भी अटैक रोक नहीं पाया। एक सीरियस चेहरे के साथ उसने आओ डुओंग वेन की तरफ पलटकर चिल्लाया, क्या कर रहे हो अभी तक, साथ में चलो। आओ डुओंग वेन बहुत डारा हुआ था, फिर भी उसने अपनी प्राइड में कहा, मुझे ऑर्डर डीन की हिम्मत मत करना। हाफी वू के पास उसकी परवाह करने का टाइम नहीं था। वो तुरंत सोकिम तू की तरफ लपका। आओ डुओंग वेन ने देखा और वो भी उसके पीछे भगा, अपने अटैक्स लॉन्च करते हुए। लेकिन सोकिम तू ने उन सबको डॉज कर लिया। तीनों भयंकर तरीके से लड़ रहे थे, जिसे एक एनर्जी बॉल बैन रही थी जो आसपास की हवा और जमीन को हिला रही थी। पास खाद लियू थियन गियाओ को अफसोस हो रहा था, मैंने आओ डुओंग वेन के लिए सोकिम तू को क्यों छोड़ दिया, जिसके साथ मेन डुअल कल्टिवेट और साथ में उड़ सकती थी। अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। लियू थियन गियाओ के अफसोस के उल्टा पास खादिलियन ट्रक सामने हो रहे नजरे से बहुत हैरान थी। उसने अकेले हाई बैटल का रुख बादल दिया। क्या ये सच में सोकिम तू है। वही ब्लड किल सेक्ट के एक डिसाइपल ने अपने सीनियर भाई से पूछा, सीनियर भाई, अब हमें क्या करना चाहिए। अगर दुश्मन मूव नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। थोड़े पैसे के लिए जान की बाजी क्यों लगाएं। इस वक्त सोकिम तू की तरफ वो तीनों इतनी जबरदस्त फाइट कर रहे थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा शॉक करने वाला एक्सप्लोजन कर दिया। उसके बाद आओ डुओंग वेन और हाफी वो हाफ रहे थे, थके हुए और बुरी तरह जख्मी थे। वो दोनों सोकिम तू के बिल्कुल अपोजिट लैग रहे थे, जो अभी भी क्लीन और काम था। अचानक एक लड़की वहां से आई। आते ही उसने सारे डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया, सोकिम तू को क्रिम्जन वेव लेक में एक भी कदम आगे मत बढ़ने देना। यूज देखकर सोकिम तू थोड़ा वरीड लगा। लाउडा मॉन्ग भी हेल्प करने आई है क्या। सोकिम तू पीछे मुड़ा और क्रिम्जन वेव लेक की तरफ देखते हुए सोचा, इसका मतलब है कि क्रिम्जन वेव लेक की सील टूट चुकी है। जैसे ही वो सोच रहा था, क्रिम्जन वेव लेक के नीचे से एक और ज्यादा इंटेंस एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई, जैसे कुछ अंदर से निकलने के लिए तड़प रहा हो। ये देखकर सोकिम तू और ज्यादा वरीड हो गया। लगता है अब मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा, वरना एक बार अगर क्रिम्जन वेव लेक के नीचे की चीज ने सील तोड़ दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोचते ही सोकिम तू तेजी से आओ डुओंग वेन और हाफी वू की तरफ लपका। हाफी वू चिल्लाया, सारे डिसाइपल्स सुनो, जो हाथ नहीं उठाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इस छोटे से लड़के को रिचुअल बर्बाद करने मैट डू। ब्लड फिएंड सेक्ट के चेले डर के मारे ही सही पर हिम्मत करके आगे बढ़े।
पर वो किमतू को रोक ना पाए। उसने बस एक लंबी तलवार की वार से रास्ते के हर दुश्मन को खत्म कर दिया। कमजोर थे वो सब, पर उनकी भीड़ ने किमतू को गुस्सा दिला दिया। लानत है, इतने सारे हैं, सबको एक साथ मार नहीं सकता। तभी XICHBA लेक की तरफ गहरे नीले रंग की शक्ति की लहरें उस प्रोटेक्टिव शील्ड से निकलने लगी। किमतू ने एक नजर देखा और घबराकर बोला, गया काम। एक लाल रंग की चीज के सामने आते ही सील टूट चुका था। वो लाल चीज धीरे धीरे खून जैसी किरणें निकलने लगी, आसपास की हर जिंदगी को निचोड़ती हुई। ब्लड फिएंट सेक्ट ने ये देखा और जोर से चिल्लाए, गहरा शैतान ब्लड ऑर्ब बाहर आ गया। आज प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट का आखिरी दिन है। उस चीख के साथ ही एक भारी शक्ति सब पर दबाव डालने लगी। यहां तक कि लियन ट्रक भी इस पावर से बेहद घबरा गई। प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट का एक छोटा डिसाइपल डर के मारे घुटनों पर गिर गया। हो गया काम, इस बार तो पक्का हो गया। किमतू कितना भी ताकतवर हो, इस शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। आओ डुओंग वेन इस वक्त हंसने लगा। किमतू, तू कितना भी दिमाग लगा ले, आखिर में सब बेकार है, जैसे छलनी से पानी भरना। किमतू का फिक्र भरा चेहरा देखकर वो और बोला, अब बस शांति से अपनी मौत का इंतजार कर। वो लाल चीज थोड़ी देर एनर्जी चूसने के बाद एक आंख बन गई। आंख खुलते ही उसने सीधा किमतू को देखा और फिर बोला, कितनी गंदी बदबू है। ब्लड फिएंट सेक्ट के डिसाइपल्स खुशी से झूम उठे। हाँ हाँ हाँ, सुना है गहरा शैतान ब्लड ऑर्ब जिसे सबसे पहले देखता है वो मार जाता है। किमतू, अब तू गया काम से। उन खुशी भरी चीखों के साथ ही गहरा शैतान ब्लड ऑर्ब ने एक जोरदार शक्ति किमतू की तरफ छोड़ी। किमतू ने जब ये देखा तो भागना चाहा, पर भाग ना सका क्योंकि दबाव इतना तेज था। इस दबाव में हिलना भी मुश्किल था। अगर ये खूनी रोशनी लग गई तो चाहे कोई सुप्रीम केओस ब्लड लाइन वाला भी हो, राख बन जाएगा। क्या सच में मुझे यही मरना होगा? अचानक उसी पाल एज़्योर ड्रैगन ओएसवॉर्ड खुद बाहर निकल आई और फिर उससे एक जबरदस्त शक्ति निकलने लगी। वो शक्ति सीधी हायन मा ब्लड ऑर्ब की तरफ बढ़ी। ये देखकर ब्लड फिएंट सेक्ट वेल हैरा रह गए, बस देखते ही रह गए। ये क्या है? स्वॉर्ड एनर्जी। पर किसकी स्वॉर्ड एनर्जी है ये? इससे पहले कि वो स्वॉर्ड एनर्जी के मालिक को ढूंढ पाते, हायन मा ब्लड ऑर्ब उस एक वार से टुकड़े टुकड़े हो गया। बस कुछ टुकड़े धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। ब्लड फिएंट सेक्ट की आंखें खुली की खुली रह गई। जो हुआ उस पे यकीन नहीं हो रहा था। हमारी 2 महीने की तैयारी सिर्फ एक तलवार के वार से बर्बाद हो गई। आओ डुओंग वेन भी उतना ही घबराया हुआ था। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट वेल भी हैरान थे। उन्होंने अपनी आंखें फाड़कर किमतू को देखा और बोले, फिर से किमतू, उसने हमें एक बार फिर बचा लिया। लियन ट्रक भी वही खाद्य सोच रही थी। आखिर किमतू के अंदर कितने राज छुपे हैं। और हमारा हीरो किमतू सबकी तरह हैरा और परेशान था। उसने लॉन्ग वे स्वॉर्ड की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ये कैसी तलवार है यार, इतनी जबरदस्त शक्ति। काम खत्म होने के बाद वो तलवार किमतू के अंदर वापस चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर ब्लड फिएंट सेक्ट वेल तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते वो चिल्लाए, जल्दी करो, गुरुजी को खबर दो। दैन दाओ फीटिएट ने उन्हें भागते हुए देखा और गुस्से से बोला, ये कचरा किस्मत वाला है कि तेज भगा, वरना मैं सबको काट डालता। अचानक कुछ अजीब देखकर फीटिएट किमतू की तरफ मुड़ा और पूछा, किमतू, तुम ठीक हो ना? किमतू इस वक्त पूरी तरह थक चुका था और वही बेहोश हो गया। अच्छा हुआ डुओंग एनजियंग टैम ने उसे समय पर संभाल लिया, वरना जमीन पर गिर जाता। किमतू को बेहोश देखकर लियन ट्रक फौरन उसके पास गई चेक करने। मैंने चेक कर लिया है, बस बहुत ज्यादा थक गया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया है। लियन ट्रक को अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। उसने चौकन्ना होकर पूछा, कौन है? तो टीआरए टिंगहा था। उसने हाथ हिलाकर कहा, घबराओ मैट, मैं हूं। टीआरए टिंगहा पहला तो प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के सीनियर डिसाइपल्स गुस्से से गरज उठे। टीआरए टिंगहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? हाँ बिल्कुल, तू गद्दार, जंग के बीच में भाग गया और अब वापस आने की हिम्मत कर रहा है। ओए गद्दार, हम जरूर सेक्ट को रिपोर्ट करेंगे, तेरी कल्टिवेशन बर्बाद कर देंगे और तुझे पहाड़ से निकल देंगे। टीआरए टिंगहा ने बेशर्मी से पलटवार किया, गद्दार, मैं तो सबसे बड़ा हीरो हूं जिसने ब्लड फिएंट सेक्ट का प्लान बिगाड़ दिया, और तुम मुझे गद्दार कह रहे हो? ठीक है। डुओंग एनजियंग टैम ने यह सुना और हैरानी से बोली, जंग से भागने वाला और ऐसी बेशान बातें कर रहा है, सच में बहाया?
टियारे टिंगहा ने उसकी तरफ पलटकर पूछा, जंग से भगा कौन साबित कर सकता है? डैन दाओ फीटिएट ने गुस्से से कहा, हम सबकी आंखें हैं। क्या तुम हमें अंधा समझते हो? बाकी डिसाइपल्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ हम सब गवाह हैं। टियारे टिंगहा ने धोखे भरी नजर से उन्हें देखा, अच्छा तो तुम सब गवाही दे सकते हो, है ना? टियारे टिंगहा को ऐसे पूछते देखकर वो गुस्से से बोले, तो क्या? उसी वक्त टियारे टिंगहा की आंखों में खून दिखने लगा। उसने कहा, तो फिर अगर तुम सब मार जाओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? फिर वो झपटा और पास खड़े एक डिसाइपल का गला काट दिया। लियन ट्रक ने जब हालात खराब देखे तो फौरन हुक्म दिया, सब लोग फॉर्मेशन बनाओ। टियारे टिंगहा एक जालिम मुस्कान के साथ अब भी हमला कर रहा था। खून के छींटे उड़ रहे थे जब उसने कहा, फॉर्मेशन बनाओगे? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अपने आसपास के लोगों को मारने के बाद टियारे टिंगहा ने अपना निशाना डैन दाओ फीटिएट पार बादल दिया। हमला करते हुए वो बोला, इतिहास वो ही लिखते हैं जो जीतते हैं, और आज मैं ही अकेला हूं जो XICHBA लेक से जिंदा निकलेगा। डैन दाओ फीटिएट उसकी तलवार का वार रोकते हुए भी ताना मरने से नहीं चुका, तू सच में बहायाई की हद पार कर गया है। पर फीटिएट उसका मुकाबला नहीं कर पाया और हवा में उछल गया। टियारे टिंगहा ने तो बेशर्मी की हद ही कर दी, बहायाई मौत से भी ज्यादा ताकतवर है, बेवकूफ। मेन प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट का हेवेंस चोजन टैलेंट हूं। तुम जैसे बेकार लोगों को पता भी है मैंने कितनी कीमत चुकाई है। अगर तुम मुझे सेक्ट से निकलना चाहते हो तो तुम सबको एक साथ मरना होगा। लिन ट्रक अब और खादी नहीं रह सकी। वो उठी, अपनी तलवार निकाली और एंजियन टैम से बोली, सबको बहुत चोट लगी है, डर लगता है कि हम इस गद्दार को रोक नहीं पाएंगे। लियन ट्रक की बात सुनकर एंजियन टैम ने पूछा, तो अब हम क्या करें? लियन ट्रक ने एंजियन टैम को कुछ जड़ी बूटी की गोलियां देते हुए कहा, मेरे पास कुछ पिल्स है, तुम किम्तु को ये खिलाने का तरीका ढूंढो। अगर वो ठीक हो गया तो हम सब भाग जाएंगे। किम्तु को तुम्हारे हवाले करती हूँ, मैं वक्त खरीदूंगी। ये कहकर लियन ट्रक तुरंत फीटिएट की मदद के लिए लपकी। डुओंग एंजियन टैम ने दांत पीस कर धीरे से कहा, इतनी मुश्किलें पार कर ली, क्या अब इस कमीने के हाथ से मरेंगे? उसने अपनी सारी उम्मीद किम्तु पर लगा दी और जैसे हाई यूज पिल खिलाए उसने फुसफुसाया, किम्तु जल्दी उठो, खाओ आयसी, तुम्हें ये खाना ही होगा। उधर लियन ट्रक ने बचे ह्यू डिसाइपल्स को कमांड देना शुरू कर दिया, सब डिसाइपल्स सुनो, अब से उस गद्दार को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना। डिसाइपल्स ने जवाब दिया, जी दीदी, और फिर झपटे। टियारे टिंगहा के पागलपन और ताकत के आगे बहुत से डिसाइपल्स ने अपनी जान गंवा दी और वो इंसानियत से बिल्कुल खाली बेशाम बातें करता रहा, किंतु के बिना तुम सब बस मरने का इंतजार करते भेड़े हो। अगर चुपचाप हाथ बांध कर खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें थोड़ा आसान मौत दे सकता हूँ। इन शब्दों के साथ ही उसकी मुस्कान और भी जालिम होती चली गई। उसकी तलवार सीधे डिसाइपल्स की तरफ बढ़ी, जिसे लियन ट्रक ने अपने हाथ से रोक दिया। उसने खुद को टियारे टिंगहा के रास्ते में खड़ा कर दिया। फिर हुक्म दिया, एलवाई खाम और फॉरगेट डिसाइपल्स, मेरी बात सुनो, उसके दाएं हिस्से पर हमला करो। डिसाइपल्स को हमला करते देखकर टियारे टिंगहा ने उसकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की पर नहीं हो पाया। ये देखकर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। एक चालाक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने अपने हाथ में शक्ति जमा की और चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तलवारें मुझे मार सकती हैं? हाँ। इतनी करीब से लियन ट्रक बाक नहीं सकी। वो बस गया काम कह पाई। जैसे हाई टियारे टिंगहा वार करने वाला था, अचानक एक सुनहरी तलवार की रोशनी कहीं से घूमती हुई आई, जिसने उसे तुरंत हटने पर मजबूर कर दिया। हटते हुए वो घबराकर सोचने लगा, क्या वो किंतु का वार था? पर जब उसने साफ देखा कि तलवार डुओंग एंजियन टैम के हाथ में है, तो वो गुस्से से बोला, तो तू थी वो चुड़ैल जिसने मेरा अच्छा काम बिगाड़ दिया। लियन ट्रक ने जैब एंजियन टैम को अपने पास आते देखा तो पूछा, तुम कैसी हो? किंतु कैसा है? एंजियन टैम का चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। उसने कहा, बहुत अफसोस है, वो दवाई निकल ही नहीं रहा था। लगता है अब उसके लिए सब खत्म। लियन ट्रक ने ये सुनकर हिम्मत हार दी। लगता है आज इस मुसीबत से बचना मुश्किल है। ऐसा नहीं है। एक आवाज पीछे से आई, जिसने सबको पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया। किंतु ने धीरे धीरे अपनी तलवार के सहारे खुद को उठाया और खड़ा हो गया। वो गर्व से खड़ा हो गया, टियारे टिंगहा की तरफ देखा और बोला, कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता। यूज होश में देखकर डिसाइपल्स में नई जान आ गई और वो सब एक साथ चिल्लाए, किंतु जल्दी करो।
इस भेड़िए दिल वाले को मार डालो। हाँ, हमें सबका बदला लेना होगा। किम ने सबकी बात खुशी खुशी मान ली। ठीक है। टीआरए टिंगहा इस वक्त बहुत परेशान था। अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने कुछ देखा। लियन ट्रक की 3 गोलियां किम्तु के पैरों के पास पड़ी हुई थी। उसने फौरन अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया और किम्तु का मजाक उड़ाया। और क्यों नहीं हिल रहे? कहीं पहले ही अपनी सारी शक्ति बर्बाद तो नहीं कर दी कि अब हिल भी नहीं पा रहे? किम्तु का चौंका हुआ चेहरा देखकर वो और कॉन्फिडेंट हो गया। क्या मैंने सही अंदाजा लगा लिया? मुझे गेस करने दो। अभी तक एंजियंग टैम लैड नहीं रही थी। वो तुम्हारी देखभाल कर रही थी, तुम्हें ठीक करने की और थोड़ी शक्ति डीन की कोशिश कर रही थी। किसको पता था कि वो इतना बेहोश था कि पिल भी नहीं निगल पाया। अब तो तुम इतने घायल हो कि तलवार भी नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी वो तुम्हें अपनी आखिरी उम्मीद मानते हैं। ये कहते ही उसने अपनी तलवार उठा ली। तलवार को कांस के पकड़कर वो किम्तु की तरफ लपका। उसने जोर से कहा, तो आज मैं इनकी आखिरी उम्मीद ही काट दूंगा। किम्तु उस हमले के सामने बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा, बिना हिले। टीआरए टिंगहा के पास आने का इंतजार किया। तब किम्तु ने अपनी आंखें खोली, यूज गुस्से और जानलेवा इरादे से देखते हुए, और फिर एक सुनहरी तलवार का वार चला। किम्तु ने टीआरए टिंगहा के साथ ही हमला कर दिया था। जब सब किम्तु के लिए चिंतित थे, अचानक टीआरए टिंगहा 2 टुकड़ों में कट गया। करते वक्त भी वो हार मान नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है? किम्तु ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, तुमने सब कुछ अंदाजा लगा लिया, पर आखिर में गलत निकले, क्योंकि मैं अब भी तलवार चला सकता था। ये कहकर किम्तु भी थककर घुटनों पर गिर गया और बाकी सब टीआरए टिंगहा को खत्म होते देखकर खुशी से किम्तु का नाम चिल्लाने लगे। डुओंग, एंजियंग टैम और लियन ट्रक ने जल्दी से किम्तु को लेटा दिया। फिर लियन ट्रक ने हैरानी से पूछा, अच्छा हुआ वो सिर्फ थकान से बेहोश हुआ था, पर अभी क्या हुआ था? क्या जूनियर भाई ने दवाई नहीं ली थी? एंजियंग टैम ने फिर धीरे धीरे सब बताया। सच में उस वक्त इन किम्तु को दवाई खिला रही थी, पर उसने ली नहीं। और किम्तु तो जागा हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसकी अंदर की शक्ति सिर्फ एक आखिरी तलवार के लिए बची है। वो चाहता था कि मैं उसके साथ मिलकर एक नाटक करूं, टीआरए टिंगहा को फंसाने के लिए। हालांकि पक्का नहीं था, पर अब सिर्फ यही एक मौका था। एंजियंग टैम को किम्तु का वो कॉन्फिडेंट चेहरा याद आया जब उसने कहा था, मुझ पर यकीन करो, और फिर शर्माते हुए बोली, अच्छा हुआ मैंने उस पर यकीन किया। माहौल को और रोमांटिक होता देखकर लियन ट्रक ने किम्तु को खींच लिया और एंजियंग टैम को आंख मारकर बोली, बस, वो इतनी देर से तुम्हारे पास है, तुम भी थक गई होगी ना, अब उसे अकेले आराम करने दो। एंजियंग टैम ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, ऐसे ही वो जल्दी ठीक होगा, समझी? लियन ट्रक ने ये सुना और गुस्से से चिल्लाई, तो उसे वही लेते रहने दो जब तक सीक्रेट रियल्म खुलता नहीं। एंजियंग टैम ने भी पलटकर जवाब दिया, हाँ, मैं राजी हूँ। 3 दिन बाद का सीन। सीक्रेट रियल्म से बाहर निकलने का रास्ता खुल चुका था। सेक्ट लीडर टाखाओ वन और टैन डायो येन अपने डिसाइपल्स का इंतजार कर रहे थे। काफी डिसाइपल्स बाहर आ चुके थे, पर उन्हें अपने शिष्य कहीं नहीं दिख रहे थे। टाखाओ वन फिक्र में पैट गया, ये 1865 डिसाइपल है। अब तक लियन ट्रक और उसका ग्रुप कहाँ है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? अभी वो सोच ही रहा था कि आखिर लियन ट्रक दिख ही गई। टाखाओ वन ने चैन की सांस ली, उफ, आखिर बाहर आ ही गई। लगा था एक इमोशनल सीन होगा, पर हाल कुछ और ही था। टाखाओ वन ने लियन ट्रक को खूब सुनाई, ये कैसी हरकत है? टैन ट्रैक सीक्रेट रियल्म में घुसने के लिए अपनी कल्टिवेशन जबरदस्ती बढ़ा ली। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। लियन ट्रक दांत सुनकर सिमट गई और धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो पिताजी। टाखाओ वन ने और कुछ नहीं कहा। वो पीछे मुड़कर चला गया। ठीक है, जब तक तुम सही सलामत हो, यही काफी है। लियन ट्रक के बाद एंजियंग टैम भी बाहर आ गई। अपनी गुरुजी को देखते ही वो उनके गले लगने दौड़ी, गुरुजी, मैं वापस आ गई। डायो येन ने ये देखकर खुशी से कहा, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। चलो अब गुरुजी के साथ घर। एंजियंग टैम हंसी और नाटक करते हुए जाने से मना कर दिया, नहीं, मुझे अभी अपने मैन का इंतजार करना है। उसकी बात सुनकर डायो येन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। तुम्हारा मैन? कौन है तुम्हारा मैन? तभी किम्तु बाहर निकला और एंजियंग टैम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा मैन तो ऑब्वियसली किम्तु ही है। ये सुनकर किम्तु की तो रूह कांप गई। मन ही मन सोचा, यार, क्या मैं प्रोटेस्ट करूं?
अगर ये बात बाहर फैल गई तो बाद में क्या होगा? किंतु ने जल्दी से डायो येन को सलाम किया, फिर घबरा कर बोला, मार्शल अंकल टैन, प्लीज डुओंग दीदी की बकवास मत सुनिए, ये वो नहीं है जो आप सोच रही है। डायो येन ने ये सुनकर जवाब दिया, इसका मतलब तुम्हें मुझे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। डुओंग एनजियंग टैम पास खादे थी, उसने अपनी जुबान निकाली और किंतु को आंख मारी, यूज चिढ़ते हुए, हे गुरुजी को अब सब पता चल गया है, तुम अब बाक नहीं सकते। थोड़ी देर बाद का सीन, सेक्ट के में हॉल में एक ऊंची आवाज गूंजी, प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स, सेक्ट में वापस आ जाओ। ताखाओ वन अपनी कुर्सी पर बैठा बोला, लगता है इस बार बहुत कुछ हुआ है। दैन दाओ फीटिएट नीचे घुटनों पर बैठा जवाब दिया, सेक्ट लीडर को रिपोर्ट, इस बार डिसाइपल्स का जिंदा वापस आना आसान नहीं था। तो मुझे बताओ, हायन मा ब्लड ओब के प्रकट होने के बाद असल में क्या हुआ? ताखाओ वन ने धीरे से पूछा। दैन दाओ फीटिएट ने साफ साफ रिपोर्ट किया, सेक्ट लीडर को रिपोर्ट, किंतु ने सिर्फ एक तलवार से उस ब्लड ओर्ब को तोड़ दिया और सभी डिसाइपल्स को बचा लिया। फीटिएट की बात सुनकर बाकी डिसाइपल्स में खुलबुली मैक गई, एक तलवार से हायन मा ब्लड ओर्ब को तोड़ दिया। भगवान, ये कैसा अद्भुत प्रतिभा है। ताखाओ वन इस वक्त गहरे सोच में डूब गया। अपने लेवल से ऊपर जाकर एक 9th लेवल क्यूआई रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट को हरा देना, ये तो पहले ही अद्भुत था, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि किंतु की प्रतिभा इतनी आगे बढ़ जाएगी, सबकी कल्पना से भी पैर। ये सोचकर ताखाओ वन ने पूछा, किंतु कहाँ है? वो कहाँ चला गया? डुओंग एनजियंग टैम भीड़ में घुटनों पर बैठी जवाब दिया, किंतु अभी सेक्ट में वापस आते ही अपने गुरुजी से मिलने गया है। उम्मीद करती हूँ सेक्ट लीडर यूज सजा नहीं देंगे। ताखाओ वन गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि जोर से हंसने लगा, किंतु ने इस बार सेक्ट के लिए बहुत बड़ा काम किया है, सेक्ट यूज जरूर बहुत बड़ा इनाम देगी। किंतु के लिए खुश था, पर ताखाओ वैन थुई नहा वन की हालत को लेकर परेशान था। पर मुझे डर है कि थुई नहा वन की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर हमें हेवनली मिस्टिक ड्रैगन हर्ब नहीं मिला तो। सेक्ट लीडर के उदास चेहरे को देखकर एनजियंग टैम ने एक थैली निकाली और बोली, सेक्ट लीडर, क्या आप किंतु के गुरुजी के बारे में सोच रहे हैं? हमने हेवनली मिस्टिक ड्रैगन हर्ब कलेक्ट कर लिया है, किंतु को एक स्पिरिट हर्ब मिला है और उसने मुझे उसे गुरुजी के लिए वापस लाने को कहा था। एनजियंग टैम के थैली से हेवनली मिस्टिक ड्रैगन हर्ब धीरे से बाहर निकला गया। उस जड़ी बूटी की स्पिरिचुअल एनर्जी हर तरफ फैल गई, सब लोग बेहद खुश हो गए। यकीन नहीं होता कि उन्हें हेवनली मिस्टिक ड्रैगन हर्ब मिल गया। ये तो 4th टियर की स्पिरिट हर्ब है जो मुश्किल से मिलती है। लगता है भगवान ने हमारी सेक्ट की मदद की है। ताखाओ वन बहुत खुश था, सोच रहा था, हेवनली मिस्टिक ड्रैगन हर्ब से थुई नहा वन को बचाने की 50% उम्मीद है। डायो येन ने भी तभी कहा, पहले क्यों नहीं निकला? जल्दी मुझे दो, मैं इसकी पिल बनती हूँ। डुओंग एनजीओसी सन नीचे बैठा कंग हाउन हुओंग की तरफ मुड़ा और बोला, लगता है पीक मास्टर थुई बाक जाएंगी। हाउन हुओंग ने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा। पर इस वक्त सबकी खुशी के बिल्कुल उल्टा, लेनगुए थाना एक उदास चेहरे के साथ चुपचाप बैठा था। उस मीटिंग के बाद रात हो चुकी थी। थुई नहा वन के कमरे में वो बेड पार आंखें बंद किए लेटी थी, काली शक्तियों से गिरी हुई। लियन ट्रक ने जैब यूज ऐसे देखा तो बहुत फिक्र में पैट गई। जूनियर भाई, गुरुजी की ऐसी हालत में हम क्या करें? किंतु परेशान होते हुए भी हिम्मत जूता कर लियन ट्रक को तसल्ली दी, दीदी फिक्र मत करो, गुरुजी जरूर ठीक हो जाएंगी। क्या हमने हेवनली मिस्टिक ड्रैगन हर्ब ले नहीं लिया है? तसल्ली मिलने के बावजूद लियन ट्रक उदास होकर सोचने लगी, माँ तो जल्दी चली गई थी, गुरुजी मेरे लिए एक असली माँ जैसी थी, और अब जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये सब सोचते ही वो खुद को रोक ना पाई और किंतु के गले लगकर रोने लगी। किंतु भी चुपके से गुरुजी के लिए दुआ मांग रहा था, गुरुजी अब आप पर और कोई मुसीबत ना आए, बस यही दुआ है मेरी। अब रात काफी हो चुकी थी। किंतु ने लियन ट्रक दीदी को समझाया, दीदी आप जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, गुरुजी का ख्याल मैं रख लूंगा। लियन ट्रक ने भी उसकी बात मान ली। अब बस किंतु और गुरुजी ही रह गए थे। किंतु ने गुरुजी को देखा जो 1 महीने से ज्यादा से सीक्रेट रियल्म में खोए हुए यूज डर था कि गुरुजी के शहर में जहर पहले ही फैल चुका होगा। ऐसी हालत में शायद टैन डायो येन गुए डुओंग होआ सैट डैन बना भी ले, तब भी गुरुजी को बचाना मुश्किल होगा। क्या जहर को ठीक करने का कोई तरीका है? सीक्रेट रियल्म में
वो डॉन थियन डे क्वाइट ब्लड क्यूआई और हुयेन मा हुए टू की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था। क्या वो पॉइजन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है? किंतु ने सोचते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया टेस्ट करने के लिए। हैरानी की बात यह है कि वो सच में एब्जॉर्ब कर पाया। ये देख किंतु एक्साइटमेंट से मुस्कुरा उठा। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा और कहा, ये तो सच में हुएट सैट थाना मिंग पॉइजन को कंट्रोल कर सकता है। गुरुजी बांक गए। ये बोलते हाय किंतु ने अपना हाथ उठाया और हो डॉन थियन डे क्वाइट को एक्टिवेट कर दिया। दूसरी तरफ देगियप फॉर्म की एल्केमी रूम में एक बड़ा धमाका हुआ। कमरे में धुआं और धूल भर गई, जिसे डायो येन खांसने लगी। उस धुएं में डायो येन ने गुस्से से कहा, ये दूसरी बार है जब मैंने आईएससी रिफाइन किया है। उसने धमके से बचे हुए मलबे को देखा और सोचा, किंतु का थियन के वाई हुएन लॉन्ग थाव सिर्फ 3 बार उसे हो सकता है और मैं 2 बार बर्बाद कर चुकी हूँ। अब बस ये आखिरी मौका बचा है। हाथ में स्पिरिट हर्ब को देखकर डायो येन का दिल बैठा जा रहा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए डायो येन हद से ज्यादा वरीड थी। नुए डुओंग होआ सैट डैन एक टॉप ग्रेड 4th टियर इलिक्सर है और 4th टियर इलिक्सर्स में सबसे मुश्किल रिफाइन होने वाला। मिड ग्रेड 4th टियर रिफाइन करना भी अब आसान नहीं रहा था और अब पूरे सेक्ट में मैं अकेली हूं जो 4th ग्रेड एल्केमिस्ट तक पहुंच पाई हूं। बाकियों का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर ये आखिरी बार भी फेल हो गया तो थोई नहा वन की जिंदगी मेरे हाथों खत्म हो जाएगी। इसी वक्त एंजियन टैम आवाज सुनकर डायो येन के पास आई और पूछा, क्या हुआ मास्टर? तो उसकी आंखों के सामने डायो येन की फिक्र से टूटने वाली हालत थी। यूज इतना डर लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे एंजियन टैम बहुत सरप्राइज हुई। दूसरी तरफ किंतु को सुनहरी रोशनी निकलने के बाद थोड़ी राहत मिली। उसने मन ही मन सोचा, लगता है हो डॉन थियन डे क्वाइट सिर्फ पॉइजन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता बल्कि यूज रिफाइन करके कल्टीवेशन भी बढ़ा सकता है। मगर फिर भी वो एक बार में सारा जहर नहीं निकाल सकता था। किंतु ने उदास होकर नहावन को देखा और कहा, बेशक मैं अब एक बार में सारा पॉइजन उसके शहर से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर ये जहर बिना किसी वजह के खत्म हो गया तो हो डॉन थियन डे क्वाइट के राज खुलने का खतरा बढ़ जाएगा। अचानक किंतु को एक जबरदस्त आइडिया आया। वो खुशी से बोला, हाँ सही है। अब से हर दिन थोड़ा थोड़ा पॉइजन निकालकर गुरुजी की लाइफ को मेंटेन करूंगा। जैब टैन सू थक nguए डुओंग होआ सैट डैन रिफाइन कर देंगी तो उसकी वजह से सबकी आंखों में धूल झोंक दी जाएगी और कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। बस उम्मीद है कि nguए डुओंग होआ सैट डैन को रिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ दिन बाद एक हरे भरे पहाड़ पर किंतु ने एंजियन टैम को देखा और पूछा, दीदी तुमने मुझे यहाँ बुलाया है पर अब तुम रुकी क्यों हो? बताओ क्या बात है? एंजियन टैम का उदास चेहरा देखकर किंतु ने उसे छेड़ते हुए कहा, कहीं तुम्हारी पिटाई तो नहीं हो गई? एंजियन टैम ने फाइनली रिएक्ट किया। उसने गुस्से से किंतु को छुआ और गुस्सा होकर कहा, तुम्हारी पिटाई हुई होगी। मैं एंजियन टैम हूँ, मुझे कौन मार सकता है? किंतु ने एंजियन टैम को रोका और फिर बेचैनी से पूछा, तो अब बताओ। जब पूछा गया तो एंजियन टैम का चेहरा तुरंत उदास हो गया और वो चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से बोली, असल में मास्टर इतना रोई कि उनका गाला रुक गया। एंजियन टैम ने किंतु का स्लीव और कास कर पकड़ लिया। मैंने मास्टर को इतना उदास कभी नहीं देखा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किंतु को खींचा, किंतु तुम तो स्मार्ट हो, क्या तुम कोई तरीका सोच सकते हो जिसे मास्टर को खुश कर सकें? एंजियन टैम की बात सुनकर किंतु हैरान रह गया। टैन डायो येन, एक नैसेंट सोल रियल्म एक्सपर्ट, यूज आखिर किस बात ने इतना परेशान कर दिया है? जब तक कि ये nguए डुओंग होआ सैट डैन को रिफाइन करने की बात ना हो, क्या मास्टर के एल्केमी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई? एंजियन टैम ने सुना तो तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम कोई भगवान तो नहीं हो? मेरे अलावा दीदी को भी इसके बारे में नहीं पता। एंजियन टैम से पक्का जवाब मिलने के बाद किंतु थोड़ा हार गया। सच में जिसका डर था वही हुआ। किंतु ने अपने ख्यालों से बाहर आकर एंजियन टैम से कहा, मुझे वहां ले चलो, देखते हैं मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। एंजियन टैम ने खुशी से हामी भरी, ठीक है ठीक है। एल्केमी रूम में डायो येन दूर तक देखती रही, उसका दिल उलझन में था। अब बस यही एक मौका बचा है। अगर ये भी फेल हो गया, ये सोचते ही उसके हाथ कांपने लगे। अचानक एंजियन टैम की आवाज गूंज उठी, मास्टर देखो मैं किसे लाई हूँ। किंतु को खींचती हुई वो अंदर भागी। डायो येन की चिंता को बीच में ही रोक दिया। कमरे में घुसते ही किंतु ने झुककर टैन सू थक को सलाम किया। डायो येन ने हैरानी से पूछा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना टैन सू थाक को एल्केमी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेन चेक करने आया। किम तू की बात सुनकर डायू येन का चेहरा कला पैट गया। उसने कहा, मुझे एल्केमी में प्रॉब्लम हो गई? तुम क्या करना चाहते हो? किम तू डायू येन के सवालों के बावजूद शांत रहा। उसने जवाब दिया, मैं उम्मीद करता हूं टैन सू थाक मुझे गुए डुओंग होआ सैट डैन का फॉर्मूला समझा सकती है। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। किम तू की ये गुस्ताखी देखकर डायू येन ने अपनी आईब्रो उठाई और सोचा, ये लड़का अभी तो नया आया है और मुझे सिखाना चाहता है। HMPH मजेदार। पर ये बात गुरुजी की जिंदगी और मौत से जुड़ी है, तो वो ऐसा नहीं करेगा जब तक कि उसे सच में कुछ पता ना हो। किम तू के सच्चे एक्सप्रेशन को देखकर डायू येन ने लंबी सांस ली, हाथ हिलाया और कहा, छोड़ो छोड़ो, टेबल पर मेरे लिखे हुए नोट्स हैं, खुद देख लो, डिटेल में सब कुछ वहां है। अगर मैं तुम्हें दूं भी तो भी तुम कुछ नहीं समझोगे। इजाजत मिलते ही किम तू ने तेजी से पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। डायू येन के नोट्स को देखते हुए किम तू ने खुद से बुदबुदिया, चैन चांग को फर्नेस में वापस लाओ, आग बुझा दो, इंटेंट से प्रोटेक्ट करो, हवा को मेंटेन करो। ये पढ़ते ही जैसे कुछ समझ आ गया हो, किम तू हैरानी से बोला, ये तो। कुछ समझ आने के बाद किम तू ने डायू येन को बताया। डायू येन ने फिर पूछा, तुम कह रहे हो कि मेरे टेम्परेचर कंट्रोल की प्रिसिजन में प्रॉब्लम है? किम तू ने किताब उठाई और डायू येन को समझना शुरू किया। टैन सू थाक, इस टेम्परेचर कंट्रोल को 1% वक्त के अंदर करना होगा, 3 बार टेम्परेचर चेंज करके। तभी वेरियस इमॉर्टल हर्ब्स की मेडिसिनल पावर्स हार्मोनाइज हो पाएंगी, वरना इस ट्रू टेम्परेचर कैलेंडर के अंदर केमिकल फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, जिसे फर्नेस में धमाका हो सकता है। किम तू के लॉजिकल एनालिसिस ने डायू येन को थोड़ा डिसबिलीफ में डाल दिया। उसने सिर्फ एक बार देखा और उसे पता चल गया कि मेन 2 बार क्यों फेल हुई। क्या वो सच में जीनियस है? बेशक किम तू ने एल्केमी क्लास में A ग्रेड हासिल किया था, पारसेक्ट में ऐसे अचीवमेंट्स वेल तो साउ डिसाइपल है, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस में एल्केमी का राज समझा देना, ये तो बिल्कुल यूनिक है। ओह किम तू, जब डायू येन सोच रही थी, एंजियन टैम खुद को रोक ना पाई, किम तू को गले लगाने दौड़ी और बोली, कोई हैरानी नहीं, ये मेरा बंदा है। किम तू एक डिसगस्टेड एक्सप्रेशन के साथ, अभी तक खत्म नहीं हुआ, हाँ? एंजियन टैम की बेशर्मी से परेशान होकर डायू येन ने एक गुस्से वाले चेहरे के साथ बीच में टोका। वैसे 1% वक्त के अंदर टेम्परेचर को 3 बार लगातार बदलना क्या ये आसान है? किम तू ने पाउटिंग अनॉयड एंजियन टैम को इग्नोर किया, मुड़कर डायू येन के सवाल का जवाब दिया, टैन सू थाक सही कह रही है, मैं भी इसका हाल सोच रहा हूँ। किम तू ने आंखें बंद की और कैलकुलेट करना शुरू किया। बहुत हाई फायर कंट्रोल स्किल्स, एक्सट्रीमली प्रेसाइज QI रेगुलेशन और एडवांस्ड एल्केमी टेक्निक्स। सच में ये 4th ग्रेड एल्केमिस्ट के लिए आसान नहीं है। आखिर कोई तरीका है भी या नहीं? अचानक किम तू के दिमाग में एक आइडिया आया। मिल गया। ये बोलते ही किम तू अचानक कहीं तेजी से भाग गया। दोनों शिष्यों टैन डायू येन और उनकी शिष्य को हैरान और सवाल करते हुए छोड़ दिया। बहुत देर बाद सूरज की रोशनी कमरे में फैल गई, किंतु एक बैग लेकर वापस आया जो रंग बिरंगी चीजों से भरा था। उसने बैग को जमीन पर फेंका, जिसे हल्का धुआं निकला, फिर बैठकर उसमें कुछ ढूंढने लगा। ये देखकर डायू येन ने पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फॉर्मेशन बना रहे हो? किम तू की बात सुनकर डायू येन और भी कंफ्यूज्ड हो गई। फॉर्मेशन? कैसी फॉर्मेशन? तुम मेरे एल्केमी रूम को खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें इसके लिए सबक सिखा सकती हूँ। जैसे हाई किम तू फॉर्मेशन बना रहा था, उसने एक्सप्लेन किया, पहले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे क्रूशल पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, QI रेगुलेशन और फायर कंट्रोल। मैं एक फायर कंट्रोल फॉर्मेशन और एक माइक्रो QI फॉर्मेशन बना रहा हूं, जो पक्का प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। टैन सू थाक, अब आप आग कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। अपने पैरों के पास 2 हरे और पीले फॉर्मेशंस को देखते हुए डायू येन ने सोचा, ये लड़का बस इन 2 फॉर्मेशंस को उसे करके फायर कंट्रोल को 100 गुना बढ़ा सकता है। इम्पॉसिबल। अपने डाउट्स के बावजूद डायू येन ने फिर भी किम तू की इंस्ट्रक्शंस मानी। यूज हैरानी हुई, वो फ्लेम को कंट्रोल कर पाई और उसे नीला कर दिया। इस नजारे को देखकर डायू येन हद से ज्यादा शॉक्ड थी। उसने कहा, सिर्फ एक 5th ग्रेड एल्केमिस्ट हाई ब्लू फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। किम तू की एबिलिटी ने डायू येन को बहुत इम्प्रेस किया। बस इन 2 फॉर्मेशंस के सहारे एल्केमी फायर कंट्रोल को 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। इस ब्लू फ्लेम के साथ
नुए डुओंग होआ सैट डैन की तो बात ही छोड़ दो, 4th टियर का सुप्रीम इलिक्सर भी रिफाइन हो सकता है। अपने ख्यालों को बीच में ही रोकते हुए दायु येन किम्तु की तरफ मूदी और पूछा, ये डू फॉर्मेशंस तुम्हें कहाँ से मिले? जियांग टैन उनके बगल में खादी किम्तु का हाथ खींचकर उकसते हुए बोली, बताओ बताओ, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। इन दोनों की हरकतों ने किम्तु को थोड़ा ऑकवर्ड कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग पूछ भी कैसे सकते हैं? मास्टर और डिसाइपल दोनों के दिमाग में सेल्स की कमी है। शुक्र है दायु येन ने समझदारी दिखाते हुए हाथ हिलाया। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम दोनों अब नीचे जाओ। अब मुझे इलेक्सर रिफाइन करने पर फोकस करना है। दायु येन के हुक्म पर किम्तु और एंजियन टैम दोनों ने कहा, जी मास्टर, और वहां से निकल गए। कुछ दिन बाद देतु फोंग में लियन ट्रक ने बेचैनी से किम्तु से पूछा, भाई, आंखों ही आंखों में आधा महीना गुजर गया। टैन सू थक की तरफ से कोई खबर क्यों नहीं है? शुक्र है गुरुजी की हालत अब और खराब नहीं हुई, लेकिन गुए डुओंग होआ सैट डैन के बिना। लियन ट्रक को इतना वरीड देखकर किम्तु ने उसका कंधा थपथपाया और उसे तसल्ली दी, दीदी चिंता मत करो, टैन सू थक जरूर कामयाब होंगी, लेकिन हिसाब से तुंगुए डुओंग होआ सैट डैन अब तक रिफाइन हो जाना चाहिए। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक आसमान चेयर डीन वाला धमाका हुआ, जिसे दोनों हैरान रह गए। वो आवाज दायु येन ने ही पैदा की थी। दायु येन की जगह से निकलते ह्यू पर्पल एनर्जी स्ट्रीम को देखकर किम्तु ने कहा, टैन सू थक ने इलेक्सर रिफाइन करने में कामयाबी हासिल कर ली। लियन ट्रक ने भी कहा, वो सेक्लूजन से बाहर आ गई है। सीन चेंज, एल्केमी रूम में जो दरवाजा आधे महीने से बंद था वो आखिरकार खुल गया। दायु येन बाहर आई तो देखा कि वेरियस पीक मास्टर्स गर्मी से उसका स्वागत कर रहे थे। टाखाओ वन खुद को रोक ना पाया और पूछा, 7th सिस्टर, क्या आपने इलेक्सर रिफाइन करने में कामयाबी हासिल कर ली? दायु येन हाथ में बॉक्स लिए खुशी से जवाब दिया, हाँ, कामयाबी मिल गई, भगवान का शुक्र है। 4th सिस्टर आखिरकार बात गई है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से चलते हैं और 4th सिस्टर को दवा देते हैं। सारे पीक मास्टर्स जल्दी से नहा वन के कमरे में पहुंचे। टाखाओ वन ने बेहोश नहा वन को प्यार से देखा और कहा, मार्शल सिस्टर इतने वक्त से बेहोश थी पर अब आखिरकार बात गई है। कुछ पीक मास्टर्स वहां पहुंचकर नहा वन की हालत और जहर को देखकर थोड़े डर गए। उन्होंने सोचा, ब्लड फील्ड सेक्ट का ये जहर सच में हद से ज्यादा पावरफुल है। सोचो, इसने एक नेसेंट सोल रियल्म एक्सपर्ट को भी इतना जहरीला कर दिया। इसी वक्त टाखाओ वन ने कहा, ठीक है 7th सिस्टर, अगर इलेक्सर रेडी है तो जल्दी से 4th सिस्टर को पिला दो। खाओ वन की बात सुनकर दायु येन ने जवाब दिया, ठीक है एल्डर ब्रदर। फिर उसने धीरे से बॉक्स का ढक्कन खोला। एक जबरदस्त एनर्जी उसमें से निकली, जिसे खाओ वन बहुत एक्साइटेड हो गया। लोग भी फसफ्यूसिन लगे। ये तो टॉप ग्रेड 4th टियर इलेक्सर है, सच में बहुत मिरेक्युलस। इस इलेक्सर से पीक मास्टर थोई बाक गई है। सबके खुशी के माहौल के विपरीत लेंगुए थाना का चेहरा उदास और नाखुश था। टैन सू थक, दायु येन ने अपनी मार्शल सिस्टर के होंठों के पास पिल लाते हुए कहा, मार्शल सिस्टर, दवा का असर तेज है, थोड़ा बर्दाश्त करना। जैसे हाई पिल दी गई, लड़की के पूरे शहर से एक काली रोशनी निकली। कमरे में हर कोई डर गया और तेजी से बाहर भाग गया। जहर फैल रहा है, सब जल्दी से यहाँ से निकलो, बूढ़े ने चिल्लाया। धरली गैस सांस में मत लो, जल्दी से कमरे से बाहर निकलो। भी कोई कुछ समझ पाता तभी धूम धमके से सब लोग बाहर उछल गए। हालत खराब देखकर बूढ़े ने तुरंत हुएन थायट एन किया। ब्लड फील्ड सेक्ट की डिमोनिक क्यूआई, अपनी हद में रहो। बूढ़े ने अचानक सोचा, मार्शल सिस्टर थोई, उन्हें इतना पावरफुल जहर दिया गया था, फिर भी वो अब तक कैसे बर्दाश्त कर पाई? अगर मुझे ऐसा जहर दिया जाता तो मैं शायद 3 महीने भी ना जी पाता। बगल में खादे लड़की ने फिक्र से पूछा, मास्टर, अंदर सब ठीक तो होगा ना? ये सुनकर बुद्धा हंस पड़ा और तसल्ली दी, चिंता मत करो, ये जहर तुम्हारे मास्टर के शहर के अंदर होने पार भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो बाहर निकलने पर क्या करेगा? जैसे ही वो पैल था, बुद्धा हैरानी से बोला, क्या? वो गायब हो गया। ओह नो, अगर जहरीली गैस हर जगह फैल गई तो हुएन किम सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। अभी वो डर में ही था कि उसने देखा एक शख्स ऊपर से आती पर्पल लाइट से बाहर निकल रहा था, जिसे सबको होश आ गया। लड़की अचानक रोने लगी और चिल्लाई, मास्टर! तो वो लेजेंडरी 4th मार्शल सिस्टर थी। बाहर आने के थोड़ी देर बाद ही उसने तैयारी की ना लुचियू खोंग किम को अनलीश करने की।
किंतु हैरानी से बोला, एक हाई स्ट्राइक में तबाही। गुरुजी, यू आर बैक इन एक्शन। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, सब फोर्थ मार्शल सिस्टर के आयाडीगर्ड जामा हो गए, यूज बधाई देते हुए। बधाई हो फोर्थ सिस्टर। थाना लुचियो खोंग किम की 14th लेयर को समझने के लिए बधाई हो। एक आदमी फोर्थ मार्शल सिस्टर के पास आया। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें ना बचाया होता तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसती। उसका अफसोस देखकर फोर्थ मार्शल सिस्टर ने जवाब दिया, मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूं, अब अफसोस मत करो। आदमी ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हारे शर्म में जहर ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी होगी, है ना? आदमी को अब भी वरीड देखकर फोर्थ मार्शल सिस्टर ने एक पाम स्ट्राइक छोड़ दी। आदमी की हैरानी भावनाओं में बादल गई। जहरी क्यों चली गई सिस्टर? इस बात को लंबा ना खींचते हुए फोर्थ मार्शल सिस्टर ने उसे तसल्ली दी, ठीक है, हम सब बड़े हो चुके हैं, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। कंग हाओ के शहर में जहर इतना पोटेंट था कि टाखाओ वन और ट्रुआंग टोन गुए बाक भी हार मान गए थे, फिर भी थोई नहा वन ने उसे एक पाम स्ट्राइक से निकाल दिया। लगता है थोई नहा वन की स्ट्रेंथ इस बार हमारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। फोर्थ मार्शल सिस्टर ने सबको वहां खड़ा देखकर कहा, तुम सब अब भी मुझे ही क्यों गो रहे हो? मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है जितना तुम सब सोचते हो। बस इन कुछ दिनों में मैं दिन रात इस चीज से लड़ती रही, इसलिए कुछ टेक्निक्स समझ पाई हूं। सबको होश में आता देख वो सिर्फ शुक्रगुजार थी। इस बार मेरी वजह से मेरे सारे मार्शल सिबलिंग्स ने बहुत तकलीफ उठाई है। उसकी तारीफ सुनकर उस आदमी ने तुरंत किम्तु और ट्रक नहीं को क्रेडिट दिया। ये सब आपके दो अच्छे शिष्यों की वजह से है। वो जोश में आगे बोला, अगर वो थियन के वाई हुएन लॉन्ग थाव ना लाते तो हम सच में नहीं जानते कि आपके जहर का क्या करते सिस्टर। खास तौर पर किम्तु ने हमारे हुएन किम सेक्ट के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उसने सिर्फ थियन के वाई हुएन लॉन्ग थाव को कामयाबी से हासिल ही नहीं किया, बल्कि ब्लड फील्ड सेक्ट की हुएन माहुएट चाओ को पाने की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। फोर्थ मार्शल सिस्टर ने मन ही मन सोचा, लगता है किंतु और ट्रक नहीं ने इस बार मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है। और तो और सिर्फ कुछ हाई दिनों में जब मैं उनसे नहीं मिली थी, किंतु की क्यूआई 6th लेयर के पीक तक पहुंच गई है। उसकी कल्टिवेशन स्पीड इतनी तेज कैसे हो सकती है? सेक्ट मास्टर ने किंतु को इतना टैलेंटेड देखकर उसकी बेइंतहा तारीफ की। पिछली बार तुम्हारे गुरुजी का जहर ठीक नहीं हुआ था तो तुम रिवॉर्ड्स लेने के मूड में नहीं थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है तुम रेडी हो, है ना? सेक्ट मास्टर की बात सुनकर मास्टर ने फिर कुछ ग्रेट टेक्निक्स पेश की और कहा, ये हमारे हुएन किम सेक्ट की 3 सबसे बड़ी कल्टिवेशन मेथड्स हैं। देखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करे। ये हुएन किम सेक्ट की 3 बेस्ट कल्टिवेशन आर्ट्स है, किंतु एक चूज कर लो। अपने सामने 3 स्क्रॉल्स देखकर किंतु ने सोचा, अगर इन किताबों की ग्रेड और पावर की बात करें तो हुएन किम सेक्ट में सबसे फॉर्मिडेबल हुएन थियन किम क्वाइट है। हुएन थियन किम क्वाइट एक लॉटी मार्शल आर्ट है जो अर्थ ग्रेड मेटियर तक पहुंच गई है। कहते हैं अगर आईएससी हाईएस्ट लेवल तक कल्टिवेट किया जाए तो कोई पहाड़ों को तोड़ सकता है और समंदर को चीर सकता है, लेकिन अभी मेरे पास ऑफेंसिव पावर तो बहुत है, पार डिफेंस काफी नहीं। हुएन थियन किम क्वाइट और चुकिम दैट क्वाइट दोनों ही मेरे लिए सोना और सुहाग जैसा होगा। ये सब सोचने के बाद किंतु ने तुरंत छुए किम दैन क्वाइट को चुना। सेक्ट मास्टर ने जैसे ही देखा किंतु ने वो किताब उठाई तो बगल वेल शख्स से धीरे से बोले, ये 9 रेवोल्यूशंस गोल्डन बॉडी आर्ट जब इसकी पूरी मास्टरी हो जाती है ना तो सच में तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तुम कितने भी वार सह लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। सेक्ट मास्टर को थोड़ा अफसोस हुआ, मगर ऐसी कल्टिवेशन टेक्निक के लिए कितने सारे हेवनली ट्रेजर्स और अर्थली वंडर्स चाहिए होते हैं। पूरे सेक्ट के रिसोर्सेज भी मिला दो तो भी इसकी मास्टरी नहीं हो सकती। इस लड़के ने ऐसी टेक्निक चुनी है जो कभी मास्टर नहीं हो पाएगी। कितने अफसोस की बात है। किंतु अपने सिलेक्शन से खुश था। उसने कुछ नहीं कहा। पार सेक्ट मास्टर अपने मन में सोच रहे थे, भले ही ये टेक्निक कंप्लीट मास्टर ना हो पाए, पर इस लड़के के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है और डिफेंस की जरूरत है, तो 9 रेवोल्यूशंस गोल्डन बॉडी आर्ट चुनना ही सबसे बेहतर है। ऐसी सोच वाला इंसान फ्यूचर में हमारे सेक्ट का लीडर बनने के काबिल है। जितना वो सोचते उतना ही उनका उत्साह बढ़ता। उन्होंने फिर कहा, इस बार किंतु ने बड़े मुश्किल से ब्लड किल सेक्ट को हाराया है और हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स की जान बचाई है। मेन अनाउंस करता हूं कि यूज एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर एक गोल्डन सिल्क टोकन और 2 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए जाएंगे।
2 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स सुनते ही सबके चेहरे हैरानी से भर गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सेक्ट एल्डर ने गोल्डन सिल्क टोकन निकलकर किम्तु को दिया और कहा, इस बार हमारे 2000 से ज्यादा डिसाइपल्स मिस्टिक रियल्म में गए थे और किम्तु ने अकेला ही 100 की जान बचाई है। 2 मिलियन पॉइंट्स तो किम्तु के लिए थोड़े कम ही है। किम्तु ने सर झुकाकर सम्मान से इनाम लिया और सेक्ट मास्टर का शुक्रिया किया। पीछे खड़े 2 आदमी जल रहे थे और किम्तु टैन मास्टर का लहजा सुनकर मन में सोचा, ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे मुझे चाहती ही नहीं। अच्छे बुरे में मैंने आईएससी डू फॉर्मेशंस दिए थे, इतनी जल्दी कैसे पलटी मार दी, अब पहचानने से भी इनकार कर रही है। किम्तु को वो डू फॉर्मेशंस याद आए। उसने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था। टैन मास्टर के एल्केमी रूम में अभी भी डू फॉर्मेशंस है। टैन मास्टर की गुस्से भरी आवाज सुनकर उसने किम्तु को रोका और पूछा, अब क्या करना चाहते हो? किम्तु ने सच्चाई से जवाब दिया, और क्या करूंगा? जरूर, मैं वो डू फॉर्मेशंस हटाकर अपने 4th पीक में ट्रांसफर करूंगा। फॉर्मेशंस हटाने के बाद किम्तु को उसकी 4th दीदी ने रोका। अब तुम क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म में गिर गए हो। जानते हो कितने साल लगेंगे रिकवर करने में? वो छोटी लड़की किम्तु के पीछे छुपी हुई थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो सिसकते हुए बोली, गुरुजी, मैं आपके लिए डर गई थी। 4th दीदी ने अपनी छोटी बहन को ऐसे देखा तो उसे और फोर्स नहीं कर पाई। तब वो छोटी लड़की ने कहा, अब से मैं अपने 4th पीक पार हाई अपने एक्शंस पार रिफ्लेक्ट करूंगी। 3 साल तक माउंटेन से नीचे नहीं आऊंगी। ये सुनकर छोटी लड़की ने बस 2 शब्द कहे, गुरुजी। किम्तु ने जब हालात खराब होते देखे तो बीच बचाव करने लगा। गुरुजी, दीदी, इसने आपको दिल से याद किया, इसीलिए गुरुजी के ऑर्डर्स तोड़कर मिस्टिक रियल्म में चली गई थी। 3 साल का बैनिशमेंट, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? 4th दीदी ने जब देखा कोई और रास्ता नहीं है तो दांत पीस कर राजी हो गई, ठीक है, ठीक है। 3 साल से 1 साल कर दो। 1 साल तक 4th पीक पार हाई रहो और अच्छे से कल्टिवेट करो। अपनी दीदी की बात सुनकर वो छोटी लड़की खुशी से झूम उठी और किम्तु को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। सब कुछ ठीक होता देख किम्तु ने चैन की सांस ली। ठीक है, अब मेरे साथ बैक माउंटेन चलो। तुम्हें जल्दी से अपनी कल्टिवेशन रिकवर करनी होगी। छोटी लड़की का चेहरा अब खिल उठा था। उसने कहा, शुक्रिया गुरुजी। कुछ सोचकर वो छोटी लड़की एक शरारती मुस्कान के साथ वापस मुड़ी और बोली, शुक्रिया जूनियर भाई। किम्तु ने ये सुना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस पलटी मारा और उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा। शाम ढल चुकी थी। किम्तु ने सोचा, मुझे भी अपने 2 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेकर कुछ आइटम्स एक्सचेंज करने चाहिए। किन्तु जब कंट्रीब्यूशन हॉल पहुंचा तो वहां हर तरफ हलचल थी। सब लोग बिजी द। किम्तु ने 200,000 पॉइंट्स दिए और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल की रेसिपी खरीदी, जिसमें हर इंग्रेडिएंट का एक हिस्सा था। फिर भी काफी नहीं था। किम्तु ने और मांगा, मुझे एक एल्केमी कॉल्ड्रन भी चाहिए, 300,000 पॉइंट्स का। जब आ जाए तो मियर 4th पीक पार भेज देना। उस आदमी ने स्टोरेज से किसी को बुलाया। किम्तु ने 300,000 पॉइंट्स देकर एक मिड ग्रेड रैंक 3 एल्केमी कॉल्ड्रन खरीदा। किम्तु को ये कहते सुनकर, सब कुछ 4th पीक पार ट्रांसफर कर देना, ध्यान से, कुछ खराब ना हो। कंट्रीब्यूशन हॉल में मौजूद हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। 4th पीक वापस पहुंचने पार हाई किम्तु ने थोड़ी शिकायत की, चलो आखिर सब कुछ ट्रांसफर हो गया, अब मैं आराम कर सकता हूँ। अपने रूम से रोशनी आती देख किम्तु को हैरानी हुई। मेरा रूम क्यों रोशन है? क्या मैं निकलते वक्त दीपक बुझाना भूल गया था? उसकी आंखों के सामने था लैक ची वैन का वो रंगीन मंजर। ची वैन ने जैसे हाई किम्तु को अपने सामने देखा, वो पलट गई और एक चीख के साथ उसे तुरंत एक पाम स्ट्राइक से वार किया, जिसे किम्तु डर के मारे कांप गया। किम्तु के पास डिफेंड करने का मौका ही नहीं था। वो एक सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म एक्सपर्ट थी। ये ऑरा तो अस ग्रेट डीमन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था, जिसे उसने एक्सयूएन लॉन्ग माउंटेन के टैन ट्रैक मिस्टिक रियल्म में देखा था। किम्तु को हैरानी हुई, ऐसा शख्स 4th पीक पार क्या कर रहा है? वन नहीं डर गई। कुछ बुरा ना हो जाए, वन नहीं ने किम्तु के सामने आकर कहा, दीदी हाथ हल्का रखो। किम्तु का चेहरा बिगड़ गया। हाँ दीदी। जब तीनों शांत हो गए तो वन नहीं ने किम्तु को ची वैन से मिलवाया। ये किम्तु है, गुरुजी के नए डिसाइपल। जूनियर भाई, ये हमारी सीनियर दीदी लैक ची वैन है। वन नहीं की बात खत्म होते ही ची वैन बोली, जूनियर भाई, बिना किसी वजह के तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? अपने आप पर इल्जाम लगते सन किम्तु ने पलटकर जवाब दिया, मैंने तो अभी तक आपसे पूछा भी नहीं।
आप बिना वजह मेरे कमरे में घुसकर नहाने क्यों लगी? उसका जवाब सुनते हाई ची वैन गुस्से में बोली, ये बेशरम बदतमीज अब भी बहस कर रहा है? ये तो हमेशा से मेरा कमरा था। कब से तुम्हारा हो गया? किम तूने सोचा, सच में बिना वजह कोई ऐसे मेरे कमरे में नहाने क्यों आएगा? जब तक कोई और ना हो तभी दोनों ने वन नहीं की तरफ देखा। अपनी चोरी पकड़ी जाते ही वन नहीं ने भागने की कोशिश की। दीदी, जूनियर भाई, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले हाई ची वैन ने उसे पकड़ लिया। मुझे अपनी छोटी बहन से बात करनी है, ये हिसाब तो हम बाद में चुकाएंगे। किम तूने मन में सोचा, ये तो बेकार में फंस गया मैं। एक पागल औरत के बीच में जो सही गलत नहीं जानती, अब तो मार पड़नी पक्की है। उसके बाद किम तूने जल्दी से अपना सारा सामान समेटा और वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में ची वैन टैन मास्टर के पास बात करने पहुंची। टैन मास्टर ने पूछा, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी छोटी बहन ने ये जानबूझकर किया? टैन मास्टर को अपनी बात समझ में ना आते देख ची वैन ने अपना मतलब साफ किया। गुरुजी, मैं इस बात पर अपनी छोटी बहन को ब्लेम नहीं कर रही, बस ये समझ नहीं पा रही कि गुरुजी ने एक लड़के को डिसाइपल क्यों बनाया है। पहले तो गुरुजी को सबसे ज्यादा नफरत थी फोर्थ पीक पार किसी मेल डिसाइपल के कदम रखने से। अब क्यों ऐसे बेशरम को डिसाइपल बना लिया है? टैन मास्टर ने कहा, वो सब तो बस एक गलतफहमी थी। तुम्हारे जूनियर भाई ने जानबूझकर नहीं किया। ये बात अब छोड़ दो। टैन मास्टर ने फिर कहा, तुम्हारा जूनियर भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाला है, बाकी लड़कों जैसा नहीं। अपने गुरुजी को किम तू की इतनी तारीफ करते सुन ची वैन धीरे से बुदबुदी, क्या सारे लड़के हवास के पुजारी नहीं होते? ची वैन को ऐसे बड़बड़ेट देख टैन मास्टर ने पूछा, क्या कहा तुमने? ची वैन का चेहरा उतर गया। उसने जवाब दिया, गुरुजी, आपने गलत सुना। पर मन ही मन उसने सोचा, तो किम तू ठीक है, मैं देखूंगी कि हमारे सीनियर मास्टर को तुम में ऐसा क्या खास दिखता है। फर्स्ट पीक पार सुबह सुबह, किम तू तुम यहाँ क्या करने आ गए? किम तू को सुबह सुबह अपने पास देख टैन मास्टर हैरान थी। उन्हें लग रहा था कि टैन मास्टर उसकी खातिरदारी नहीं करना चाहती, तो उसने सोचा, इस लहजे से तो लगता है ये मुझे यहाँ चाहती ही नहीं। अच्छे बुरे में मैंने यूज्ड फॉर्मेशंस दिए थे और अब इतनी जल्दी पलटी मार दी, पहचानने से भी इनकार कर रही है। मन में ये सब चलते हुए भी उसने उसे जवाब दिया, मैं भूल गया था आपके एल्केमी रूम में अभी भी डू फॉर्मेशंस है। जैसे ही वो अंदर जाने लगा उसने हाथ उठाकर उसे रोका और पूछा, क्या करना चाहते हो? किम तू ने बेचारा होकर कहा, और क्या करूंगा? जरूर, मैं वो डू फॉर्मेशंस हटाकर अपने फोर्थ पीक में ट्रांसफर करूंगा। किम तू को फॉर्मेशंस वापस लेते देख वो बोली, ये मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। दोनों के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। किम तू ने कहा, वो फॉर्मेशंस मैंने बनाए थे, किस हक से तुम मुझे रोक रही हो? मेन किम तू, तुम्हारे गुरुजी के लिए प्योर यांग ब्लड किल पिल बनाया था, ये तो पुल बन जाने के बाद उसे तोड़ने जैसा है। वो सिर्फ मेरी गुरुजी नहीं बल्कि तुम्हारी दीदी भी है। अपनी बात आगे ना बढ़ती देख टैन मास्टर का चेहरा उतर गया और वो मिन्नेट करने लगी, नेफ्यू किम, आओ आराम से बात करते हैं। अगर तुम्हें सीनियर मास्टर से कोई मदद चाहिए तो बस बता देना। सामने वाले को हार मानते देख किम तू नरम होकर बैठ गया। कुछ खास नहीं, बस टैन सीनियर मास्टर के पास कुछ दिन रहना चाहता हूँ और साथ में उनका एल्केमी रूम भी उसे करना है। टैन मास्टर ने कहा, किम तू जो करना चाहे, मियर फॉर्मेशंस का तुम आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अपना मकसद पूरा होते देख उसने चाय की चुस्की ली और कहा, तो फिर ठीक है टैन सीनियर मास्टर, मुझे अब पिल्स रिफाइन करनी है, कृपया दरवाजा बंद करके चले जाइए, ठीक है? फ्रस्ट्रेटेड, मैं खुद हाई बैंड करता हूँ। बाहर गार्डन में टैन मास्टर अब भी अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी। किम तू, इस बार तो मैंने तुम्हें याद रख लिया, बाद में तुम्हारा हिसाब चुकाऊंगी। वो अभी गुस्सा कर ही रही थी कि पीछे से कोई आया। वो ची वैन थी। ग्रीटिंग्स टैन सीनियर मास्टर, टैन मास्टर ने कहा, ची वैन, तुम सेक्लूजन से कब बाहर आई? तुम्हारी कल्टिवेशन काफी बढ़ गई है। कोई हैरानी नहीं कि तुम एक्सयूएन जियान सेक्ट के टॉप 10 टैलेंट्स में से एक हो। तारीफ को नजरअंदाज करते हुए ची वैन ने बस इतना पूछा, सीनियर मास्टर, क्या आप मेयर जूनियर भाई किम से मिले हैं? टैन मास्टर ने पूछा, सीनियर दीदी, तुम दोनों अभी तक मिले नहीं हो क्या? टैन सीनियर मास्टर का ये सवाल सुनकर ची वैन शर्मा गई और बोली, मिल चुके हैं। तुम्हारा जूनियर भाई? टैन सीनियर मास्टर ने अनजान बनते हुए कहा, सीनियर मास्टर को तो पता ही नहीं।
मैं भी उसे नहीं मिली। उस लड़के को देखे हुए काफी वक्त हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। तो फिर मेन सीनियर मास्टर को और परेशान नहीं करूंगी, मैं कहीं और ढूंढती हूँ। टैन मास्टर ने कहा, ठीक है, जाओ। अलविदा। अलविदा कहने के बाद ची वैन तुरंत उड़कर चली गई। ची वैन का ये अंदाज देखकर टैन मास्टर समझ गई थी कि किम टुनेयास शाक्स को नाराज कर दिया है, जिसे उसे सबसे कम नाराज करना चाहिए था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।